हेलो एवरीवन। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आ चुका है। ऑलमोस्ट वोटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। हमें यहाँ देखने को मिला एनडीए सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीटें लेके आई हुए हैं 203। सेकंड पे है महागठबंधन 34 और अदर के पास 6। टोटल 243 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और जहाँ 243 तो अकेले यहाँ पर 203 अकेले एनडीए लेके आ रखे हैं। और सबसे ज़्यादा एनडीए में मिले यहाँ पर बीजेपी को मिले 91 सीटें। अब देखना होगा यहाँ पर क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट बनता है या नीतीश कुमार की कौन सी है आपको ये समझा देता हूँ मैं। देखो बीजेपी में जो है यहाँ पर एक तो बीजेपी, जेडीयू, ये दो का इसमें क्या था अलायंस है। ठीक है, ये आपके नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू। और बीजेपी होगी जो नेशनल पार्टी है। यहाँ पर 98 सीटें इस बार 91 सीटें बीजेपी को मिल रखी है और जेडीयू को भी इसके समथिंग मिल रखी है। आई थिंक 80 प्लस के आसपास यहाँ पर जेडी को मिल रखे। बाकी एलजेपी ये सब मिला के यहाँ पर 203 एनडी को मिल रखे। देखो महागठबंधन के इस बार कम क्यों आपको मैं ये समझाता हूँ। महागठबंधन के साथ यहाँ पर है, महागठबंधन में हो गया आपका आरजेडी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, ये हो गए लालू यादव की पार्टी और उनके अभी सुपुत्र इसको चलाते हैं तेजस्वी, और एक तेज प्रताप जो इन्होंने तेज प्रताप को पार्टी से हटा दिया। ये भी एक सबसे बड़ा कारण रहा क्योंकि तेज प्रताप को हटाने के बाद क्या हुआ, तेज प्रताप यहाँ पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की यहाँ पर तारीफ करने स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, आपने देखा होगा। और उनकी एक नई पार्टी उन्होंने बनाई, भले ही वो अपनी सीट से हार चुके हैं महुआ सीट से। वहाँ पर संजय, आई थिंक संजय कुमार है, संजय कुमार है, एलजेपी पार्टी है जो चिराग पासवान की पार्टी है, 5,500 से वोटों से वो अभी हार चुके हैं। लेकिन तेजस्वी ने अपनी सीट बचा ली है जो आरजेडी के अभी मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे अगर जीते तो। देखो महागठबंधन 34 सीट पर हटने का रीजन है कांग्रेस का इसके साथ गठबंधन था। कांग्रेस देखो जिस भी पार्टी में जाती है आपने देखा कि ऑलमोस्ट उस पार्टी कम्पिटिटिव हो जाती है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि कांग्रेस प्रो मुस्लिम दिखाती है अपने आप को। आप देखो ये तेलंगाना का एक, अब वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं आई थिंक रेवंत रेड्डी हैं, तो उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल रहा था कि कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कांग्रेस। नगर में भाषण दे रहे थे, भाई बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत। अगर आप सार्वजनिक मंच से अगर ऐसे भाषण दोगे तो देखो आजकल पता कि सोशल मीडिया का जमाना है, ये वीडियो काफ़ी वायरल जाती है। तो इसकी वजह से भी देखो मुझे लगता है कि महागठबंधन में काफ़ी इसमें नुकसान देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि नहीं तो आरजेडी सिर्फ इतने कम सीटें लेके आती, आई थिंक नहीं तो मुझे लगता है कि आरजेडी यहाँ पर 60 से 70 सीटें आराम से यहाँ पर क्रॉस कर जाती। और दूसरा नुकसान ये हुआ, तेजस्वी यादव जो है खुले मन से कह रहे थे कि हम वक्फ बोर्ड को यहाँ पर फाड़ देंगे। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। एक पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार के जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तेजस्वी, जो अपोजिट पार्टी के थे, तो उन्होंने कहा था कि हम वक्फ बिल को यहाँ पर फाड़ देंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे कोई इफेक्ट होते हैं। अगर आप सार्वजनिक मंच से देखो, अगर मैं आपको बता दूँ, अगर कोई पार्लियामेंट से कोई भी बिल बन जाते हैं, आर्टिकल 254 में लिखा गया है अगर कोई भी अगर पार्लियामेंट संसद से कोई बिल बन चुका है, पास होकर आ चुका है, कोई भी स्टेट उसे मना नहीं कर सकते। हाँ, स्टेट जरूर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर, जो भारत का संविधान है उसका हवाला देकर कुछ ना कुछ उसमें अड़चन लगा सकता है, लेकिन जो है अगर पार्लियामेंट ने कोई भी अगर बिल पास कर दिया तो उसे स्टेट लागू करेगा उसको। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि ऐसा कुछ नहीं, कोई भी स्टेट मना नहीं कर सकता उसको अगर कोई पार्लियामेंट से पास होकर आ रखा है। ठीक है, अगर आप पार्टी में कहना चाहते हो, देखो मैं ये कह रहा हूँ इससे नुकसान आपको ही होता है। आप देखो, आप जिस बिहार में देखो हिंदुत्व का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। अब वहाँ अगर ऐसी ऐसी बातें बोलोगे तो नुकसान आपको होना ही है। कभी भी आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? भी हो, सार्वजनिक मंच से ऐसी बातें नहीं बोली जाती हैं जिससे एक पक्ष आपसे यहाँ पर नाराज हो जाए। आपको यहाँ सीधे यहाँ पर महागठबंधन अभी देखने को मिले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करो तो उन्होंने अपने अभिवादन में अभी बिहार की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो जनता का दिल चुरा कर बैठे हैं, क्योंकि पता है कि कांग्रेस का जो लीडर है, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। देखो एक चीज़ आप याद करने वाली बात है, जब भी राहुल गांधी कुछ भी अगर प्रधानमंत्री को अगर वार करते हैं, जैसे आपको 2019 में कहा था चौकीदार चोर हैं, तो बम्पर वोट से बीजेपी जीत चुकी थी, और अभी भी वही वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर करके देखो इस बार भी देखो बिहार की जनता ने बम्पर, मतलब आप कह सकते हो यार सिर्फ अगर पास होने के लिए हम अगर बोलें तो सिर्फ 122 सीट चाहिए होते हैं। और यहाँ अभी एनडीए के पास हैं जो बीजेपी का गठबंधन है, अलायंस हैं, तो 203 सीटें हैं।
तो 203 सीटें यहाँ पर अभी बीजेपी लेके आ रखे। तो उन्होंने अपने अभिवादन में भी यही कहा कि हम तो जनता का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं कांग्रेस को ये जरूर कहूँगा, देखो मैं कांग्रेस को सजेशन देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा हूँ जो कांग्रेस को सजेशन दूँ यहाँ पर, वो 2014 तक यहाँ पर नेशनल पार्टी रही है, वहाँ उनके प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सिर्फ मैं एक जितना मैंने एनालिसिस कर रखा है मैं उसके अनुसार आपको कह रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, आप उसमें अगर कट ऑफ 65 के अराउंड जाती है, 65 या 70, आपके यहाँ पर नंबर बनना है 63 या 64, तो आप कह सकते हो उस दिन आपका लक नहीं था, उस दिन आपका दिन नहीं था। अगर आप यहीं पर अगर 100 में से 20-25 नंबर लेके आ रहे हो, तो आपको खुद पर देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये नहीं कह सकते हो कि आप क्या उस दिन मेरा दिन खराब था, उस दिन मेरा लक अच्छा नहीं था। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। आपको एक शायरी सुनाता हूँ मैं। तमाम उम्र गालिब बस यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप दूसरे पे कीचड़ उछालने से अच्छा है कि अपने आप को, सेल्फ को देखो। मैं आपके लाइफ से भी संबंधित है, अपने लाइफ में भी देख सकते हो। आप दूसरे को ज़्यादा वक्त मत दो, अपने पर काम करो, तो आप ज़्यादा बेटर पोजीशन में जाओगे। तो सेम कांग्रेस का भी अभी यही हाल है। जो तेजस्वी का भी जो व्यवहार था, जैसे सावन में यहाँ पर चिकन खाना, देखो आपको लग रहा है कि छोटी बातें होगी, ये छोटी बातें नहीं होती, हर एक बंदा वॉच करता है। तो आप उस चीज़ को लाइटली मत लो। आप एक कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में दूसरी कम्युनिटी को यहाँ नाराज़ मत करो। आपको सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान में आप किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप उसके अनुसार देखो। बीजेपी का क्लियर है कि बीजेपी हिंदुत्व पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब ये चीज़ मत भूलना कि बीजेपी के टाइम पर मुस्लिम का सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है कि विकास हुआ होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो अगर कोई मुस्लिम मेरी वीडियो देख रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप 2014 से पहले देख लो और 2014 के पास देख लो। मुझे लगता है जितनी योजना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू को नहीं मिली होगी, लेकिन बराबर मिली होगी। ऐसा किसी के साथ ये नहीं हुआ कि यार कि इसको नहीं दिया जाए, ये अगर मुस्लिम है तो इसको नहीं मिलेगा, ये हिंदू है तो इसको मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। आप किसी भी स्टेट में जाके देख लो। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट में कर सकते हो कि इस स्टेट में ऐसा हो रखा है। अगर बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद अगर योजना का सबसे ज़्यादा कोई फ़ायदा उठाते हैं तो मोमडन है। एक कम्युनिटी में ये नहीं कह रहा कि हिंदू को नहीं मिलती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके देख लो। लेकिन देखो जो हमारे नेशनल पार्टी है ना, उन्होंने सेट कर रखा है कि हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हम रिलीजन बेस पर लड़ेंगे, हम डेवलप पर लड़ेंगे। तो आप देख सकते हो। देखो बीजेपी में ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी है, कि बीजेपी के कार्यकाल में सब कुछ अच्छा हो रखा है, लेकिन जो अपोजिट कैंडिडेट है, यानी जो बीजेपी के अपोजिट में है, उसने कुछ ऐसा चारा छोड़ा ही नहीं कि मजबूरी देना चाहे ना तो बीजेपी को देना पड़ता है। दोनों ने क्या छवि बना रखी, एक ने प्रो मुस्लिम बना रखी, एक ने प्रो हिंदू बना रखी। जबकि मुझे पता है कि भाई कोई भी अगर गवर्नमेंट में आए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो मुसलमानों को कुछ कर सकता है, ना तो कोई हिंदू कर सकता है। बस सिर्फ पार्टियों का ये आपस में होता है कि ये लड़ो बस हो गया और कुछ नहीं होता है। अगर आप टीवी डिबेट में चले जाओ ना, ये आपस में लड़ते हैं, पीछे बैठ भाई आराम से मस्ती से रहते हैं। जो जनता होती है ना, उनकी आपस में बस चली रहती है कि भाई ये चीज़ हिंदू है मुस्लिम है, भाई ये आपस में चले रहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, ये पार्टी का ये आपका एक सिंबल होता है। जैसे अगर आपको बताऊँ मैं, साउथ साइड में कोई हिंदी को क्यों नहीं पनपने देते हैं, वो हिंदी को वहाँ पर क्यों उससे नफरत करते हैं, उसके पीछे का रीज़न आप समझ रहे हो। क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जो उनकी जो राजनीति रोटी उनकी चलती है, क्योंकि उनका भी तो घर चलना है ना। जो नॉर्थ साइड स्टेट है, जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ पर पता है कि बीजेपी के बहुत जड़ें मजबूत हैं। वहाँ बीजेपी का जो है हिंदी में पता है कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, कि सब हिंदी समझते हैं। अब साउथ साइड में क्या है, यहाँ हिंदी नहीं समझते लोग, तो वो क्या करते हैं, वो लोकल लैंग्वेज समझते हैं। देखो वोटर भी देने वाले क्या होते हैं, सपोज अगर आप भी दे रहे हो तो आपके पेरेंट्स दे रहे होंगे, आप पढ़ाई के लिए बाहर गए होंगे, तो आप तो वोट दे नहीं सकते हो। अब क्या करते हैं राजनीतिक लोग, क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। जो महाराष्ट्र में रहेगा तो मराठा बोलेगा, क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि पता है कि लोकल लैंग्वेज क्या होती है, कि लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझाना आसान होता है। देखो इंग्लिश से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश किसी को समझ में नहीं आती, बहुत कम आती। जो अभी नए युवा होंगे उनको समझ में आ गई, जो पुराने होंगे उनको नहीं है। अब वोट देने वाले कौन है, पुराने लोग हैं। तो ये समझने वाली बात होती है। ये हमारे पॉलिटिक्स से पूरी चलती रहती है ऐसी। साउथ साइड में देख लो आपको, वहाँ हिंदी को, जबकि ऐसा कुछ नहीं, जैसे हिंदी है वैसे तमिल भी है। किसी के ऊपर ना तो हिंदी को थोप रहा है, ना कोई किसी के ऊपर तमिल को थोप रहा है, बस सब एक जस्ट लैंग्वेज है। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट और ये सारे पूरे कनेक्ट करती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये हमें कनेक्ट करती है सिर्फ हिंदी। बाकी देखो अगर आप किसी भी स्टेट में होंगे तो आपके स्टेट में अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती होगी, लेकिन हिंदी एक ऐसे है सबको आती, तो एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो इसलिए देखो हिंदी को अभी तक हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई है। रीज़न भी उसका ये है क्योंकि साउथ साइड वाले जो है इसे नहीं मानते हैं। यहाँ वाले पश्चिम बंगाल में वहाँ बंगाली चलती है, तो वहाँ ममता बनर्जी का राज है। और साउथ साइड देख लो, जो रीजनल पार्टी है वही इनका वर्चस्व बना हुआ है। तो यही कारण है। अब बैक हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बिहार इलेक्शन।
देखो कुछ वीआईपी सीटों पर हम बात कर लेते हैं। जैसे महागठबंधन के नेता थे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे, लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव, तो ये तो अपने सीट निकाल चुके हैं, ये जीत चुके हैं राघोपुर सीट से। लेकिन इनके जो भाई हैं तेज प्रताप तेजू, तो वो हार चुके हैं। ठीक है, महुआ सीट से उनको हरा रखा है एलजीपी के जो यहाँ पर कैंडिडेट थे, जो चिराग पासवान की पार्टी है, संजय, तो इन्होंने इनको हरा रखा, 5500 वोट से हरा रखा ये तेज प्रताप यादव को। तो पहले स्थान पर यहाँ पर थे एलजीपी के संजय, दूसरे यहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट थे, और 30 नंबर पर यहाँ पर थे तेज प्रताप यादव। यानी तेज प्रताप देखो अपनी महुआ सीट यहाँ पर नहीं निकाल पाए। और इनकी देखो सोशल मीडिया में इतनी फैन फॉलोइंग है, देखो सोशल मीडिया के जो फैन फॉलोइंग है, वो यहाँ पर वोटिंग से बिल्कुल अपोजिट होती है। क्योंकि जो आप जहाँ पर आपको जीतना है, आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपको वहाँ काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स आपको कोई लेना देना नहीं होता पॉलिटिक्स का। जैसे बीजेपी का है, बीजेपी के पता है कि आपको वोट पड़ते हैं किस पे, मोदी जी के नाम पर अधिकतर। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे इनके अगर कोई भी वीडियो जाती है, कोई भी इंटरव्यू आती है, एकदम वायरल जाता है, क्योंकि लोगों को इनका व्यक्तित्व तो अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ के जो लोग क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। अब लोग क्या थे, अब जो एलजीपी के गठबंधन किसका था, बीजेपी के साथ था। अगर तेज प्रताप जो है बीजेपी के कैंडिडेट होते तो आराम से जीत जाते, इनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। डिपेंड करता कि आप किस पार्टी से हो, क्योंकि तेज प्रताप जो है बार बार के प्रधानमंत्री मोदी या नीतीश कुमार की यहाँ पर तारीफ करते, इसकी वजह से मुझे लगता है कि आरजेडी को यहाँ पर नुकसान हल्का फुल्का हुआ होगा। ठीक है, जो और उनको अपनी पार्टी से निकाल था, और इस बार उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी। आई थिंक क्या थी, जनता जनशक्ति पार्टी थी शायद इस बार तेज प्रताप की। बाकी एक सीट और थी मिथाली ठाकुर, तो वो भी आई थिंक अलीनगर से लड़े थे, तो वो भी जीत चुके हैं, बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो वो भी जीत चुके हैं। एक थे केसरी लाल, आई थिंक वो बीजेपी के यहाँ पर डांसर हैं, तो वो भी यहाँ पर अपनी सीट हार चुके हैं, वो थे आरजेडी के। ठीक है, वो हारे यहाँ पर। ये 4-5 यहाँ पर जो सीटें जो चर्चा में थी, तो ये आपको बता चुका हूँ मैं। तो ये एनालिसिस था। अभी एनडीए अब देखना होगा कि ये अभी देख सकते हो, अभी लाइव चल रहा, तो यहाँ पर एनडीए के अभी आई थिंक यहाँ महागठबंधन का यहाँ पर बढ़त मिल चुकी है, तो 202 हो चुके हैं। यहाँ महागठबंधन को एक एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, अब 202 एनडीए के हो चुके हैं, और यहाँ पर महागठबंधन के 35 हो चुके हैं, अदर के 6। तो ये अभी तक एनालिसिस था। अब देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर नीतीश कुमार बनते हैं या फिर बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहाँ पर सीएम बनता है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे सीएम के, क्योंकि अमित शाह ने चुनाव से पहले कहा था कि हम नीतीश कुमार जी के यहाँ पर चेहरे पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो फिलहाल अभी 1 आध साल तक तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बनेंगे। हो सके 1 या 1.5-2 साल के बाद यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट बन सकते हैं। ठीक है, बीजेपी कैंडिडेट बन सकते हैं, क्योंकि पता कि नीतीश कुमार की जो एज भी हो चुके हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो खैर नीतीश कुमार को यहाँ पर हिलाना मुश्किल है। बीजेपी के यहाँ पर आई थिंक नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, बीजेपी का यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री बन सकता है। बाकी देखने वाली बात आगे होगी, ये आपको कल या परसों पता लग जाएगा। कुछ भी होगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर एक करंट अफेयर या इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।